अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः अश्विन कृष्ण नवमी दिनांक 18 ऑक्टोबर 2022 चरक्षारी सनाध्याय 6 शंखं चक्रं जलौकान्ततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन्निलगदवनं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वैश्वत्यै नमो बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तमध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेद जगद्गुरुम् आयुर्वेद सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं कर्तारम् अग्निवेशकं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। शरीरगुणाः पुनः द्विविधाः संग्रहेण मलभूताः प्रसादभूताश्च। तत्र मलभूताः ते ये शरीरस्य आबाधकराः स्युः। तो कल इसी के बारे में मैं बहस कर रहा था कि इस प्रकार के मलभूत होने वाले कौन से भाव है। इस प्रकार से तो जिनका पचन शरीर के द्वारा नहीं किया जा सकता, उनको बाहर भी फेंका नहीं जा सकता, वो मलभूत होकर रहते हैं और वो आबाधक अपना वाले है। तथा शरीर छिद्रेषु उपदयः पृथक जन्मानो बहिर्मुखाः परिपक्वाश्च धातवः परिपिता श्वात पित्त श्लेष्माणः। तो परिपक्वाश्च धातवः ये भी एक उनकी साइकिल हर धातु की होनी चाहिए। आहार रस पर रसधात्वग्निक प्रक्रिया और फिर स्थायी रस धातु रक्त पोषक अंश और रस कमल कफ इन प्रकार का निर्माण होते रहना। तो उस धातु में ये परिपक्वता अगर आती है तो शायद संभवतः ये परिपक्व धातु जो है वो उनके ही जो मल है उसमें शामिल होते होंगे और फिर उनका निष्कासन वही होता रहेगा। एक आरबीसी डिस्ट्रक्शन की मैंने बात की थी कि आरबीसी डिस्ट्रक्शन जब होता है स्प्लीन में हीमोग्लोबिन को अलग किया जाता है और फिर से नई आरबीसी जो बनती है तो उसमें उस हीमोग्लोबिन का प्रयोग किया जाता है, ऐसा मॉडर्न फिजियोलॉजी कहती है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए जो इस प्रकार के भाव पृथक जन्मानो म्हणजे काय? पृथक जन्माना कहाँ है? पृथक जन्मानो कहाँ है? पृथक जन्मान का अर्थ अलग जन्म लेने वाले, इस प्रकार से। पृथक जन्मानो बहिर्मुखाः।
शरीर छिद्रेषु उपदेहाः पृथक जन्मानो बहिर्मुखाः। तो अलगता से निर्माण होने वाले इस प्रकार से जो बहिर्मुख है, कान में उत्पन्न होने वाला मल या नासा में उत्पन्न होने वाला मन, नाभि में उत्पन्न होने वाला मन, ये अलग जन्म लेते हैं और बाहर निकलते रहते हैं, ऐसा शायद कहना इस प्रकार का हो। परिपक्वाश्च धातवः, तो धातु अगर परिपक्व हो जाते हैं, आगे उनका काम कुछ नहीं रहता है इस प्रकार से, तो शायद छेदन की ये प्रक्रिया होती है कि एक तो उसमें से भी सारभूत कुछ अंश है तो उसको समा लेना, और नहीं तो मल में उसको त्याग देना, इस प्रकार से मल के जरिए त्याग देना। इसमें प्रकुपिताश्च वातपित्त श्लेष्माणः, ये भी बात कही गई है। जितनी प्राकृतिक स्थिति आवश्यक है उतने अगर वातपित्त कफ है तो वो शरीर का व्यापार चलाने वाले इस प्रकार के है। लेकिन बढ़ गए हैं प्रकुपित इस प्रकार के है, वो भी मलभूत इस प्रकार के हो जाते हैं, तो उनको इधर पाचन करके या फिर शोधन करके बाहर निकालना है, पाचन करके समा लेना है इस प्रकार से। ये च अन्येपि केचित् शरीरे तिष्ठन्तो भावाः शरीरस्य उपघाताय उपपद्यन्ते सर्वांस्तान् मले चक्षुमहे। और अन्य भी इस प्रकार के जो भाव शरीर में रहते हैं और शरीर के उपघात के लिए कारण हो जाते हैं, उन सभी को मल में गिनते हैं। इतरांस्तु प्रसादे, और उत्तर जो है वो प्रसाद में गिनते हैं। गुरुवादिंश्च द्रवांतान गुण भेदेन, गुरुमंद वगैरह जो सभी गुण है द्रव जिसमें अंत है, इस प्रकार को उनको गुण भेदेन, और रसादिंश्च शुक्रांतान शुक्र द्रव्य भेदेन। तो गुण भेद से भी इस प्रकार से अलग बताया गया, प्रसादभूत और मलभूत इस प्रकार से। नहीं तो जनरली सिर्फ गुण दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए द्रव्य के बारे में निर्देश करते हैं और उसी के द्वारा गुण का स्वीकार करते हैं, ये बात होनी चाहिए। लेकिन गुण का भी अलग निर्देश किया है, ये थोड़ा थोड़ी सोचने की इस प्रकार की बात है। तेषां सर्वेषामेव वातपित्त श्लेष्माणो दुष्टा दूषयितारो भवन्ति दोष स्वभावात्। इन सभी का प्रसाद रूप या मल रूप, इन दोनों का दुष्टाः वातपित्त श्लेष्माणः, दुष्ट इस प्रकार के वातपित्त कफ दूषयितारो भवन्ति दोष स्वभावात्, ये दोष दूषित करने वाले इस प्रकार के होते हैं दोष के स्वभाव के जरिए। वातादीनां पुनः धात्वंतरे कालांतरे प्रतुष्टानां विदहसित पीतीये अध्याय विज्ञानानि उक्तानि। तो वातादि काल कुछ काल बाद कालांतरे पुनः धात्वंतरे, धातुओं के अंदर इस प्रकार के अगर प्रतुष्ट हो जाते हैं तो विविधाशित पीतीये जो 28वां अध्याय है, इसमें विज्ञानानि उक्तानि, इसमें उसका विज्ञान बताया गया है। एतावती एव दुष्ट दोष गतिर यावत् संस्पर्शनात् शरीर धातूनां प्रकृति भूतानां तु वातादीनां फलम् आरोग्यं तस्मात् येषां प्रकृति भावे प्रयतितव्यं बुद्धिमद्भिः इति। तो दुष्ट दोष गति ही इतनी ही है, एतावती एव दुष्ट दोष गति ही यावत् संस्पर्शनात् शरीर धातूनां। तो जहां तक संस्पर्शन है शरीर धातुओं का, वहां तक इतनी ही दुष्ट दोष गति इस प्रकार की है। तो ये संस्पर्शनात् धातु नाम शरीर धातु नाम ये क्यों किया है, एक बार देखते हैं। तेषामिति पुरुषादि नाम, दुष्ट इति स्वहेतुपचिताः क्षीणास्तु नान्य दृष्टिं दोषाः कुर्वन्ति इति प्रतिपादितमेव। क्षीण दोष दूसरे की दृष्टि नहीं करता है, ये पहले ही प्रतिपादित है। अतः धात्वान्तराश्रयीणां वातादीनां दुष्टानां किं लक्षणं तेन येन ते ज्ञातव्या इत्याह
वातादिनाम् इत्यादि विज्ञानानीति लक्षणानि रसादि आश्रये दुष्टवातादि लक्षणं तावत् विविधाश्रितपीति ये प्रोक्तम् केशमूत्र नखाद्याश्रये दुष्टदोष लक्षणं तु यत् तत्र नोक्तं तत् कथं नियम इत्यादि एतावती इत्यादि केशादौ दुष्टानाम् अपि वातादीनां गतिर्नास्ति इति वाक्यार्थः यावत् संस्पर्शनाति स्पर्शनेन्द्रियं व्याप्य तेन शरीरधातूनां दूषणे स्पर्शनेन्द्रियपर्यन्तमेव दुष्टदोषगतिर्भवति तेन न केशादश दुष्टदोषगति। ये जो स्पर्शनेन्द्रिय व्याप्ति जो बताई गई है केशलोम नखाग्रान्न मलद्रव गुणैर्विना तो इन भावों को छोड़कर ये स्पर्शनेन्द्रिय की व्याप्ति है। तो केशलोम वगैरह के जो अग्र है वास्तव में केवल केशलोम वगैरह नहीं है, लेकिन उनके मूल में तो पीड़ा होती है, संवेदना रहती है। उनके जो अग्र है वो आसानी से कटवा जा सकते हैं। तो जहां तक स्पर्शनेन्द्रिय की व्याप्ति है वहां तक दुष्ट दोष की गति इस प्रकार की रहेगी। जहां स्पर्शनेन्द्रिय की व्याप्ति नहीं है वहां ये दोषं की गति नहीं रहेगी। तो एतावती एव इतनी ही दोष की गति है इस प्रकार से। यत्तु पलितादि केशे मृतक नखे वा पुष्पम तत्सर्वं तत्स्पर्शवत् शरीर संस्थितेन एव दोषेण कृतं न पुनः मृत नखे केशेष्वपि स्वमार्गचारी दोषः प्रचरति इति ब्रुवते। तो पलित वगैरह जो केश दोष है या मृत नख है, पुष्पम उसमें जो लक्षण दिखाई देता है तत्स्पर्शवत् शरीर संस्थितेन एव दोषेण कृतं, जहां तक स्पर्शनेन्द्रिय की व्याप्ति है वहां तक पहुंचे हुए दोषों के द्वारा ही ये पालित्य वगैरह इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं। तो ये नहीं समझना है कि केशाग्र ये जो है उसमें दोष की व्याप्ति नहीं है, स्पर्शनेन्द्रिय की व्याप्ति नहीं है, इसलिए दोष भी वहां पे पहुंचते नहीं है, दुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन उसके मूल में, केश के मूल में ये जरूर दोष दुष्टि कर सकते हैं, केश की दुष्टि कर सकते हैं और उसका नतीजा केश पालित्य इस प्रकार का होता है। वयं तु ब्रूमः विविधाश्रित पीतियुक्त दुष्ट्या सर्वदुष्टुपसंग्रहो भवति इति दर्शयनाः एतावत् इत्यादि एतावती एव इत्यादि यावत् संस्पर्शनात् स्पर्श संबंधात् तेन शरीर धातूनां यावत् स्पर्शनात् दुष्टदोषगतिर्भवति सा च सर्वा विविधाश्रित पीतिया उक्ता एव न ततो अधिका दुष्टिर्देहस्य अस्ति। यत्र हि मलान् आश्रित्य दुष्टास्तु भेदशोष प्रदूषणम् इति ग्रन्थेन कृतमलग्रहणात् केशनखो मलो गृहीतौ एव एतेन तु नखाग्र केशाग्र स्फुटनादि भूतनखाग्र केशाग्र गतेन दोषेणैव कृतं भवति। अतः दुष्टा वातादयो दुष्टिलक्षणानि कुर्वन्ति प्रकृतिस्थास्तु किं कुर्वन्ति इति प्रकृतिभूतानाम् इत्यादि। तो स्पर्शनेन्द्रिय की जहाँ व्याप्ति है वहीं तक दोषों का संचार है, ये एक अहम मुद्दा इसमें है। और फिर जहाँ स्पर्शनेन्द्रिय की व्याप्ति नहीं है कि नखाग्र केशाग्र इस प्रकार से, वहां आसानी से हम नाखून कटवा सकते हैं, केस बाल कटवा सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन उसमें जो विकार होते हैं वो मूल स्थान वहां पे जहाँ पे है नख का केश का, वहां पे दोषों की व्याप्ति है, वहां पे स्पर्शनेन्द्रिय है और फिर वहां दोषों द्वारा दुष्टि होकर कापालित्य इस प्रकार के मृतनख है बताया है उन्होंने। लेकिन चिप्प वगैरह ये जो रोग है नाखून से जुड़े वो इसमें हम ले सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ जहां स्पर्शनेन्द्रिय की व्याप्ति है वहीं तक दोषों का संचार है, ये एक अहम मुद्दा इसमें आएगा। भवति छात्र शरीरं सर्वथा सर्वं सर्वदा वेदयोभिषक् आयुर्वेदं स कार्त्स्येन वेद लोक सुखप्रदम्।
एक महत्वपूर्ण श्लोक है ताराचंद या तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय के शव विच्छेदन कक्ष में ये श्लोक लिखा हुआ है, शरीरम सर्वथा सर्वम सर्वदा वेदयोभिषक। तो सर्वम शरीरम सर्वथा सभी प्रकार से और सर्वदा सभी बार किसी भी काल में जो वैद्य जानता है वो वेद लोक सुख प्रदम आयुर्वेदम वेद कास्नेन वेद, वो लोक सुख प्रद इस प्रकार का आयुर्वेद संपूर्णता से जानता है। अब बात यह है कि शरीर की जो ये बात करते हैं, तो शरीर आयुष का एक हिस्सा है, एक अंग है इस प्रकार से, और केवल भौतिक शरीर का विचार नहीं होता। तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम समयोगवाही, ये जो शरीर की व्याख्या की गई है उसको ध्यान में रखते हुए हमें समझ लेना चाहिए कि शरीर केवल एनाटॉमिकल शरीर इस प्रकार का नहीं है। अभी एनाटॉमी के बारे में काफी बहस होती रहती है और ये प्रत्यक्ष दृष्ट इस प्रकार का है, और जो चीजें आयुर्वेद में वर्णित है प्रत्यक्षतः दिखाई नहीं देती उनके बारे में संभ्रम निर्माण हो जाता है, या फिर उसके आधार पर आयुर्वेद का उपहास किया जाता है कि ये क्या है, कुछ भी बताते हैं, पक्वाशयगतस्तत्र नाड्यो मूत्र वहास्तु याहा वगैरह वगैरह, और उससे सीधा ब्लैडर में मूत्र जाता है, ऐसा हमारे यहाँ जो निर्देश है इस प्रकार के। तो किडनी वगैरह का कोई संबंध नहीं है, किडनी यूरेटर ब्लैडर ये जो यूरिनरी अपरेटस मॉडर्न एनाटॉमी के अनुसार बताया गया है उसका कोई संबंध नहीं है। और खास करके फर्स्ट ईयर में जब नए नए छात्र आते हैं और उस समय में परिस्थिति ऐसी होती है कि एमबीबीएस के एडमिशन नहीं मिली इसलिए बीएमएस में आ गए 99% में वैसी स्थिति है, पुराने जमाने से चालू आ रही है। अब बात यह होती है कि उनके हिसाब में 12वीं कक्षा तक उन्होंने जो अध्ययन किया है उसी तरीके से एनाटॉमी फिजियोलॉजी का अध्ययन है और वो तो मानते हैं कि मैं मेडिकल कोर्स में आ गया हूँ तो मुझे एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो आनी ही चाहिए इस प्रकार से और फिर पूरा ध्यान एनाटॉमी फिजियोलॉजी में चला जाता है और जो आयुर्वेद के सब्जेक्ट्स है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। शारीर और आयुर्वेदीय शारीर और एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंपैरिजन जब होती है तो एक प्रकार की खिन्नता आ जाती है कि क्या है, कैसे बताया है, ये ऋषिमुनि कह रहे हैं खुद को, और जो स्पष्ट रूप से दिखी जाने वाली बातें हैं वो नहीं बताते, कुछ अलग ही इस प्रकार से बताते हैं वगैरह वगैरह। और ये धातु मल वगैरह ये जो कंसेप्ट है रसादी धातु वगैरह ये तो कहाँ दिखेगा शव विच्छेदन करेंगे तो रसादी धातुओं को कैसे देख पाएंगे। तो बात यह है कि चेतनाधिष्ठान भूत है और समयोगवाही है शरीर, ये हमारा शरीर है इस प्रकार से। तो उसको अगर हम भली भांति समझेंगे नहीं तो आयुर्वेदीय शरीर को कभी समझेंगे नहीं, और जो इस प्रकार का शरीर समझेगा नहीं वो आयुर्वेद क्या समझेगा। कार्सने ने इस प्रकार की बात की है, वो पूरी की पूरी तरीके से आयुर्वेद को समझ पाएगा। तो मतलब ये है कि जीवित शरीर का विचार यहाँ पे अपेक्षित है, निर्जीव शरीर का इस प्रकार के नहीं है। फिलहाल फिजिक्स में जो तरक्की हुई है उसके आधार पर आधुनिक विज्ञान शरीर के बारे में काफी बातें अलग तरीके से जानता है, और फिर वही एक ज्ञान है ऐसा समझकर बड़ी भूल हो जाती है कि हमारे हिसाब में पक्वाशयगतस्तत्र नाड्यो मूत्र वहास्तु यहाँ अगर ये स्थिति है तो हमारे हिसाब में किडनी फेलियर का कारण हमारे इंटेस्टाइन्स में होना है।
किडनी का संबंध उसमें जोड़ना एक अलग बात इस प्रकार की होगी। केवल डायबिटीज या प्रमेह में जब ये क्ले वहां तक मेद धातु तक पहुंचता है, तब वो निकालने के लिए किडनी के द्वारा, किडनी हो न हो हम अलग बात करेंगे, बस्ती में दोषों को लेके आना, ये बात होती रहती है। लेकिन मूल रूप से मूत्र निर्माण का संबंध आहार से है, पानी से है। और वो ठीक करेंगे तो सीआरएफ ठीक होंगे, उसमें राहत मिल जाएगी। ये दृष्टिकोण तो एलोपैथी में है ही नहीं। लाइफस्टाइल देखने है, खाना पीना देखना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो हम जीवित शरीर की बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैंने गुरुकुल में भी ये बात छेड़ी है काफी बार। जो फर्स्ट ईयर के गुरुकुल के लिए लोग आते हैं उनके सामने तो खास करके बताई है। मेरा साध्य मित्र वैद्य अशोक परांज पे था। उसके माँ पिता दोनों वैद्य थे। तो फिर उसके ऊपर कुछ अच्छे संस्कार थे उसका। कोलटकर जी से काफी परिचय इस प्रकार का था। जब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया बीएमएस में आके कि यहाँ कुछ पढ़ाई ही नहीं है, अध्ययन ही नहीं है इस प्रकार से, तो वो मुझे कोलटकर सर के पास लेके गया। और कोलटकर सर मुझसे घंटा 1.5 घंटा तक बोले। और वो मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था, कलाटनी देने वाला इस प्रकार का था। और फिर मैंने आयुर्वेद, अपने को आयुर्वेद में समर्पित किया। और फिर आगे की जो तरक्की हुई है वो उस दृष्टि से हुई है कि मुझे आयुर्वेद ही करना है, इसके लिए संस्कृत पढ़ना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो उसके एक गुरु थे, उसको लाडू काळे कहते थे। वो एक कोलटकर सर के मित्र थे। वैसे उनका आयुर्वेद से कोई संबंध नहीं था। वो एमए इंग्लिश थे। लेकिन फिर भी बुद्धि बहुत ही प्रगल्भ इस प्रकार की थी। और सोचने का तरीका बहुत अलग इस प्रकार का था। तो हम एनाटॉमी का अध्ययन ग्रे से कर रहे थे और वो वहां पे आए। उन्होंने पूछा ये क्या कर रहे हो? ह्यूमरस बोन की स्टडी चल रही थी। तो उन्होंने सवाल पूछा कि ग्रे का महत्व किसमें है। तो हमारे मन में यह सवाल ही कभी पैदा नहीं होता। तो फिर उन्होंने ही बताया कि बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन और उसके मुताबिक डिस्क्रिप्शन, ये ग्रीक की महत्ता है। देखो जो ह्यूमरस कर रहे हो वो क्या बतागा। It's a long bone having two ends, upper end and a lower end. The upper end articulates with such and such bones to form such as such joint. The lower end articulates. It has 4 surfaces: anterior, posterior, medial, lateral, वगैरह. There are tuberosity, grooves, etc. etc. तो अगर हम सूक्ष्म निरीक्षण कर पाते हैं कि कोई भाव उसमें से छूटे नहीं, तो हम भी डिस्क्राइब कर पाएंगे। उतनी अगर अंग्रेजी अच्छी है कि जो देखा है उसमें सिर्फ परिभाषा जाननी जरूरी है। एंटीरियर किसको कहेंगे, पोस्टीरियर किसको कहेंगे, मीडियल किसको कहेंगे, वो कोंडाइल क्या है, ट्यूबरोसिटी क्या है, वगैरह वगैरह। ये बातें अगर पक्की है तो आप आसानी से डिस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं। ग्रे में उसके लिए काफी विस्तार से बताया गया है और वो सब ध्यान में रखना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। उसके बजाय जेमिसन
कलर एटलास और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो शॉर्ट में है, प्रिसाइज है, तो वो करना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। और अगर पिक्चर के रूप में सामने आता है तो ध्यान में रखना आसान होता है। स्टमक बेड आप कितनी भी बार गिनने की कोशिश करो कुछ ना कुछ भूल जाओगे, लेकिन आपके सामने फिगर है तो तुरंत आप बता सकते हैं, इस प्रकार से ध्यान में रखते सकते हैं। तो फिर उन्होंने तरीका बताया कि किस तरीके से एनाटॉमी का अध्ययन करना है। हम मसल्स के कार्य जो है वो कंठस्थ कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि मसल कार्य कैसे करता है, तो हमने थोड़ा थोड़ा सोचना आरंभ किया। ग्रेचा पण फिगर एटलास मिळतो, अच्छी बात है, लेकिन ग्रे काफी डिस्क्रिप्टिव है। जेमिसन्स का जो है वो जैसे वाघभट की महत्ता है कि वाची भट्ट, वाघ में ये योद्धा है वाघभट, तो कम से कम शब्दों में वो लिखता है, उसी प्रकार का थोड़ा सा जेमिसन्स का है। तो कहने का तात्पर्य था यहाँ ये है कि मसल एक्शन करता है वो कॉन्ट्रैक्शन से करता है। कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, दो सिरे नजदीक आते हैं, दो सिरे नजदीक आने में पॉसिबिलिटीज क्या है, तो जनरली एक फिक्स रहता है और दूसरा खींचा जाता है। उसमें ज्यादातर ओरिजिन फिक्स रहता है, इंसर्शन खींचा जाता है, कभी कभी इंसर्शन फिक्स रहता है, ओरिजिन खींचा जाता है, और कभी दोनों खींचे जाते हैं। तो मसल्स के ओरिजिन इंसर्शंस आपको मालूम है फिगर के जरिए, तो उसके एक्शन क्या होगी ये हम आसानी से जज कर सकते हैं, लॉजिकली सोच सकते हैं उसके बारे में। तो हमने करके देखे और पता चला कि ठीक है, हम कर सकते हैं, ज्यादा लॉजिक डाला नहीं, लगाना लगाना पड़ता है इस प्रकार से। तो फिर हमने वो करना छोड़ दिया, केवल मसल इंसर्शंस ओरिजिन्स कहाँ पे ये देखना। तो इस तरीके से हमने देखा कि केवल 15 दिन में एनाटॉमी का अभ्यास हो सकता है, जिसके लिए लोग पूरा 1.5 बरस गंवा देते हैं। और फिर इस सिलसिले में आयुर्वेद की जानकारी वैसी ही रह जाती है, कंठस्थीकरण वैसा ही रह जाता है, संस्कृत मूल रूप से सीखना है ये बात होती ही नहीं है इस प्रकार से। और फिर ये कैसे करेंगे, मुझे जब ध्यान में आया कि हम आयुर्वेद सीखने के लिए आए हैं तो आयुर्वेद सीखना है, बेसिकली एनाटॉमी का उपयोग कितना होता है केवल सर्जन्स के लिए होता है, बाकी फिजिशियंस के लिए उतना उपयोग है ही नहीं। आपको रुग्ण परीक्षण कैसे करना है ये एक बार ज्ञात हो गया तो बाकी कोई नहीं है इसमें, इस प्रकार से देखने वाली बात नहीं है। और फिर अगर कहीं पे अट जाते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं, गूगल है, एनाटॉमी की किताब है वगैरह वगैरह, कि अगर आपको कुछ डाउट हो गया बाद में प्रैक्टिस करते समय तो देख सकते हैं, उसमें कोई अन्य बात इस प्रकार की नहीं है। तो एनाटॉमी में इतना समय गंवाने से बेहतर है कि हम मूल ग्रंथों का कंठस्थीकरण करें, खास करके अष्टांग हृदय का, सूत्र स्थान का, और संस्कृत को बढ़ाने की कोशिश करें। हमारी जो किताब है अन्वय और संधि विग्रह समास विग्रह अन्वय, उसके जरिए अर्थ लगाने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे हमारी तैयारी हो जाएगी इसमें। और सूत्र देखते ही अर्थ क्या है ये समझ में आने लगेगा, उसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी फिलहाल ऐसा हुआ, सोमैया सुरभारती करके बम्बई में इंस्टीट्यूट है, करीबन 5-6 बरस या उसके भी पूर्व मेरा एक व्याख्यान वहां पे हुआ था। अचानक उनके जो संचालक है उनका फोन आ गया 2-3 दिन पहले। वो अब यूनिवर्सिटी बन गई है, उसके वाइस चांसलर है, और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट ग्रांट मिल सकती है।
तो उनका कहना था कि आयुर्वेद और संस्कृत को लेकर आके हम कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए। उन्होंने उनके जो मुद्दे हैं मुझे भेज दिए थे। तो मैंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या जो अभी है वो आयुर्वेद के टीचर्स, अध्यापक भी संस्कृत पढ़ नहीं पाते हैं। छात्रों की बात छोड़ो, तो जो अध्यापक है, संहिता डिपार्टमेंट के अध्यापक है, वो भी अगर मूल संस्कृत ग्रंथ पढ़ नहीं पा रहे हैं तो मूल ग्रंथों का ज्ञान कैसे होगा? अपवादात्मक कुछ है, मैं ऐसा नहीं मानता कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक अपवाद ही है। एक 2-4% होंगे, ज्यादा नहीं होंगे उससे। और जब तक हम मूल ग्रंथ तक पहुंचते नहीं है, मूल ग्रंथों से ज्ञान नहीं पाते हैं, तब तक हमारा ज्ञान अधूरा इस प्रकार का रहेगा। इसमें गलत सहमियां इस प्रकार की रहेगी। तो किसी न किसी तरीके से हमें मूल ग्रंथों से अध्ययन करना है। अब जितने अध्यापक उपलब्ध है इस प्रकार के पाठ कराने वाले, वो भी संख्या कम है। अभी हमारा यह प्रयास चल रहा है, ये एक अच्छा तरीका है कि जो नेट के जरिए चल रहा है, तो काफी लोग इसमें जुड़ सकते हैं। लेकिन फिजिकल लेवल पर अध्यापकों से इस प्रकार से शिक्षा पाना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो गया। तो टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग करते हैं। तो मैंने उनको सुझाव दिया है, अभी मैं बोलूंगा, कल हमारी मीटिंग होगी फिर से ऑनलाइन, कि आयुर्वेद के जो भी ग्रंथ है, खास करके महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान तो हमने कर दिया, लेकिन सिर्फ सूत्र स्थान से बात नहीं बनेगी। सभी अध्याय और सभी ग्रंथों के बारे में बात होनी चाहिए। तो सूत्रों का रिसाइटेशन, कि ये कैसे बोलने हैं, इस प्रकार से सूत्र उच्चारण किस प्रकार का होना है, तो उसमें शुद्धता होनी चाहिए, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। अष्टांग हृदय के बारे में मैंने किया है, सुश्रुत ने भी किया है, अवेलेबल है यूट्यूब पर। ये मेरी किताब में अवेलेबल है। लेकिन बाकी सभी भी ग्रंथ है। ऐश्वर्या मेथा ने कुछ हद तक सुश्रुत का किया है, सुश्रुत संहिता का किया है, लेकिन सभी ग्रंथों का केवल रिसाइटेशन, शुद्ध रूप से उच्चार कैसे करना है, ये एक बात ऑनलाइन अवेलेबल होनी चाहिए। फिर आगे चलकर संधि विग्रह, समास विग्रह और अन्वय, ये भी बताना है, ये भी देना है इस प्रकार से। तो अन्वय तक अगर पहुंच जाते हैं तो थोड़ी आसानी होगी कि ये करता है, कर्म है, क्रियापद है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अब जो मूल शब्द है उसमें से शरीरम, सर्वथा, सर्वम, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो शरीर का मतलब क्या है? यहाँ तो हम शरीर मराठी में भी है, हिंदी में भी है, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर मुसीबतें है उसमें, तो उसका हिंदी या अंग्रेजी ट्रांसलेशन जहां तक हो सके। लेकिन मैं भी इसमें ऐसा चाहता हूं कि एक शब्द ही मिले, ऐसी बात नहीं हो सकती। कदाचित उसका विवरण करना पड़ेगा, नहीं तो शरीर के बारे में शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम, ये बात आएगी नहीं। केवल शरीर इस प्रकार का भाषांतर, बॉडी इस प्रकार का भाषांतर हो जाएगा। तो उसकी अगर व्याख्या है तो वो भी राइट माउस क्लिक के ऊपर आनी चाहिए, और फिर उस संदर्भ में जाकर उसका अर्थ क्या है, ये शायद देख सकेंगे इस प्रकार से। और इसमें हो सके तो मल्टीमीडिया भी जोड़ दे। फोटोग्राफ्स अगर है तो फोटोग्राफ्स भी डाल दे, वीडियोस है तो वीडियो भी डाल दे, इस प्रकार से। तो एनसाइक्लोपीडिक ई बुक इस प्रकार का अगर बनेगा तो ये सेल्फ हेल्प होगी, छात्र खुद ही अपने आप इसमें से पढ़ पाएंगे। वैसे अध्यापक की जरूरी होती ही है, विद्या जो है वो गुरु से ही आती है।
तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस ये जो बात है ये तो गुरु से आएगा, अनुभव संपन्न गुरु से आएगा। लेकिन वाच्यार्थ जो है वो शायद इस प्रकार से हम समझ सकेंगे। और ये संस्कृत यूनिवर्सिटी का ही काम है वास्तव में इस प्रकार से। तो एक आईटी की फील्ड उसके साथ में होनी चाहिए और संस्कृत वाले होने चाहिए, शायद आयुर्वेद से भी कुछ लोगों को ले ले इसमें, तो भी ये बात बनती है इस प्रकार से। और दूसरी बात मैंने कही कि डिजिटल कॉर्पस ऑफ आयुर्वेदिक टेक्स्ट बनाए। जितने भी आयुर्वेद के टेक्स्ट है, चाहे प्रिंटेड फॉर्म में हो या फिर पीडीएफ फॉर्म में हो, उनको अगर हम एडिटेबल फॉर्म में लेके आते हैं ओसीआर रन करके, देवनागरी के लिए अभी ओसीआर है, गूगल लेंस ऐप है, उसके जरिए भी इस प्रकार से वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा एडिटिंग लगेगा उसमें, लेकिन ये अगर वर्ड फाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर उसका प्रातिपदिक बन जाएगा और संदर्भ के साथ उसका चयन होगा कि ये इसका संदर्भ यहाँ पे है, सूत्र स्थान अमुक अमुक, ये इस प्रकार से। तो एक बड़ी बात बन सकती है कि कुछ भी प्रोजेक्ट हमें करना है, त्रिस्कंध कोश प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा इस प्रकार का, प्रातिपदिक कोश के लिए भी अच्छा होगा। आगे भी इसके बारे में सोच सकते हैं, अन्य प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच सकते हैं। तो एक बार डिजिटल कॉर्पस अगर इस प्रकार का बन जाए, मुझे पता नहीं था लेकिन देवदत्त देशमुख ने मुझे बताया कि प्रातिपदिक कोश का काम हुआ है। मैंने कहा कहाँ हुआ है, तो उसने हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी का डिजिटल कॉर्पस ऑफ संस्कृत, ये वेबसाइट है उनकी, उसमें काफी संस्कृत साहित्य के ग्रंथ लिए है, लेकिन उसमें आयुर्वेद के भी ग्रंथ लिए है कुछ, और सीधे प्रातिपदिक पर उतर आए हैं। तो ये तो वहां से पता चल गया, और फ्री है, आप प्रयोग कर सकते हैं उनको, उनमें से ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी अशुद्धियां गलतियां हैं। तो वो तो समझ समझ कर लेना पड़ेगा कि इसमें अशुद्धियां न हो, शुद्ध करके उसको फॉर्म लेना है इस प्रकार से। लेकिन जैसे सहस्त्र योग के बारे में मैंने बात की थी कि सहस्त्र योग में प्रचलन में तो है, लेकिन केरल वालों ने उसके संस्कृत की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। पढ़ते समय बहुत सारी अशुद्धियां सामने आती रहती। उनका टेक्स्ट तो मलयालम में है, तो वो शायद शुद्ध होगा। जब हिंदी में उसका अवतरण हो गया तो गलतियां घुस गई, और उसको किसने गंभीरता से देखा ही नहीं। ग्रंथ प्रचलन में है, दवाइयां मिलती है, प्रयोग होते रहते हैं, फिर भी अगर अच्छे ढंग से शुद्ध स्वरूप में सहस्त्र योगम उपलब्ध हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात होगी। सिद्ध संप्रदाय के जो ग्रंथ है वो भी इसी प्रकार से तमिल में है। उनको देवनागरी में लाना ये एक अलग इस प्रकार का काम होगा। और फिर उसका अर्थ करना वगैरह ये जो बातें हैं, ये अलग बात इस प्रकार की हो जाएगी। तो अगर हमारा संस्कृत साहित्य डिजिटली इस प्रकार से अवेलेबल हो जाए तो रिसर्च के लिए ये बड़ा योगदान इस प्रकार का रहेगा। और जब तक हम मूल ग्रंथों के आधार पर व्यवहार नहीं करेंगे, जब तक मूल ग्रंथों को समझकर उनको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, तब तक अधूरापन रहेगा और एक वाक्यता नहीं रहेगी। आज विदेशों में जो स्थिति है, जितने भी लोग विदेश में आयुर्वेद पढ़ाने के लिए गए हैं, उन सभी का आयुर्वेद अलग अलग है। सुभाष रानडे कुछ अलग कहेंगे, पीएच कुलकर्णी कुछ अलग कहेंगे। तो क्योंकि उस वो बोलते हैं, वो अपने बुद्धि से बोलते हैं, ग्रंथ के आधार पर नहीं बोलते हैं। और ग्रंथ के आधार पर नहीं बोलेंगे तो इनका अलग उनका अलग इस प्रकार का होता रहेगा। लाड़ सर का भी इसी प्रकार का है।
तो उन्होंने जो किताब वगैरह लिखे हैं, इनमें मूल ग्रंथों का स्रोत कम है, उनका खुद का विचार, उनका खुद का अनुभव ये ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि वो महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, वो भी महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन मूल ग्रंथों का ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से अगर हम मूल ग्रंथों तक अच्छी तरीके से जा सकते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। और अभी एक मौका मिल गया है, शायद इससे कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह ऐसे इस प्रकार से शुरू हो जाएंगे और आयुर्वेद के छात्रों के लिए ये बड़ा लाभदायक इस प्रकार का होगा, जो मूल रूप से सीखना चाहते हैं। तो जितने भी उसके रेफरेंसेस वगैरह है वो हमारे सामने आने चाहिए। वैसे आयुर्वेदीय शब्दकोश एक अनूठा प्रोजेक्ट है जो वेणुमाधव शास्त्री जोशी और नाहर जोशी इन दो दिग्गजों ने किया है। सभी संदर्भों का चयन उसमें है, उस शब्द के बारे में जितने भी संदर्भ है उन सभी का चयन उसमें है। सिर्फ उसको हिंदी या अंग्रेजी में लाने की जरूरत है उन संदर्भों के साथ इस प्रकार से। तो राइट माउस क्लिक पर अगर हम आयुर्वेदीय शब्दकोश से संदर्भ दे सकते हैं, एक तो उसको डिजिटलाइज करना है अभी उसकी पीडीएफ अवेलेबल है, तो उसको डिजिटलाइज करेंगे और फिर उनके सभी संदर्भों के साथ वहां पे दे देंगे तो बड़ा काम हो सकता है। तो इस प्रकार से सेल्फ हेल्प मिल सकेगी कि हम खुद अपने ग्रंथों को पढ़ सकेंगे, उसके अर्थ को समझ सकेंगे। फिर ऐसा करने से है हम आयुर्वेद में तज्ञ हो जाएंगे ये बात नहीं है लेकिन कुछ भी नहीं है उससे ये कई गुना बेहतर है। और फिर जैसा अभी यहाँ पे चल रहा है कि मैं इसके ऊपर विवरण करता रहता हूँ, मेरे विचार बताते रहता हूँ, मेरे अनुभव शेयर करता रहता हूँ, उस प्रकार के अनुभव अगर शेयर किए जाएंगे, उस प्रकार के विचार उसके आधार पर व्यक्त किए जाएंगे तो वो हर अध्यापक के अलग अलग इस प्रकार के रहेंगे। और ठीक है, जितने भी इस प्रकार के प्रैक्टिस करने वाले अध्यापक हो वो इसमें जुड़ जाए। छात्रों को मूल ग्रंथों का अर्थ आसानी से समझ जाना चाहिए इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा, डिजिटल के द्वारा। और उसमें जो गहराई है ये गुरु से आएगी, विद्या के रूप में आएगी। इस प्रकार से व्यवहार जो है वो भी उससे आएगा। तो आयुर्वेद सच्ची ढंग से प्रैक्टिस में आएगा और आयुर्वेद इस प्रकार से अगर प्रैक्टिस में आएगा तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे, मरीज अच्छे ठीक होंगे चैलेंजिंग केसेस को हम निश्चित रूप से लेते रहेंगे और फिर समाज का जो दृष्टिकोण है वो बदलेगा। समाज को केवल रिजल्ट चाहिए, आप किसी ना किसी तरीके से लोगों को रिजल्ट दे दे, जो भी बीमारियां हो, चाहे एक्यूट हो, क्रॉनिक हो, कुछ भी हो इस प्रकार से, तो आप रिजल्ट देंगे तो आपके पास आ जाएंगे। और ये तरीका है अच्छे वैद्य बनाने का। तो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेके अगर हम इस प्रकार से कर सकेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। इसलिए चाहिए कि हमें उस शब्द के बारे में जितने भी रेफरेंसेस है वो सभी इकट्ठा हो जाए। और आयुर्वेदीय शब्दकोश इसके लिए एक अहम काम है। तो आयुर्वेदीय शब्दकोश को अगर हम इस प्रकार से ले लेंगे, उसमें भी संस्कृत संस्कृत और संस्कृत मराठी ऐसा है, तो संस्कृत संस्कृत में ज्यादा शब्द है ऐसा कहना था, उसी को अगर उठा लेते हैं लेकिन उसमें संदर्भों का चयन बहुत अच्छा है। तो उसके आधार पर जैसे कि आत्मान ले लिया, आटोप ले लिया, तो आत्मान के बारे में सभी संदर्भ कहाँ पे क्या लिखा गया है, चक्र किस टीकाकार ने क्या वर्णन किया है, ये सब वहां पे ले लिया गया है। तो हमें ये भी पता नहीं है हमारे यहाँ कौन से कार्य अच्छे हुए हैं इस प्रकार से।
अष्टांग संग्रह की चित्रशाला प्रेस ने जो किताबें बनाई शारीर स्थान के बारे में, निदान स्थान के बारे में, ये बहुत अहम प्रयत्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रयत्न इस प्रकार का है। उस जमाने में ये करीबन 1950 की बात है जब ये पब्लिश हुए इस प्रकार से, जबकि कंप्यूटर बिल्कुल कुछ ध्यान में नहीं था, कुछ सोच भी नहीं थी कंप्यूटर वगैरह जैसे apparatus के बारे में, तब उन्होंने ये काम किया है। दुर्दैव से किसी को इसके बारे में मालूम ही नहीं है। क्या ऐसी भी कोई किताब छपी थी जिसमें क्रॉस रेफरेंसिंग था। अष्टांग संग्रह में जो सूत्र है वो चरक में कहाँ पे आए हैं, सुश्रुत में कहाँ पे आए हैं, अष्टांग हृदय में कहाँ पे आए हैं, ये क्रॉस रेफरेंसिंग उसमें तरतीब में इस प्रकार का दिया है। चित्रशाला प्रेस की किताब थी अष्टांग संग्रह निदान स्थान, अष्टांग संग्रह शारीर स्थान, इस प्रकार की, केवल संस्कृत में ही है। इसमें नीचे ये सब इस प्रकार के दिए है, किंजवड़ेकर द्वारा संपादित इस प्रकार की किताब है, जो तो संस्कृत के थे, वो आयुर्वेद के नहीं थे। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जब हम आयुर्वेद में आते हैं, एमबीबीएस में चले जाते हैं 12वीं के बाद, तो वो पूरे दिन पढ़ाई में लग जाता है, उसको करनी ही पड़ती है उतनी पढ़ाई, क्योंकि उसके बगैर उनके हिसाब से वहाँ सीखने के लिए इतना कुछ है कि आप पूरा समय उसमें नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन तुलना में अगर हम बीएमएस छात्रों को देखें तो उनके पास समय ही समय है। कुछ करना ही नहीं है। परीक्षा जो देनी है वो क्रमिक पुस्तक को रटकर परीक्षा देनी है, उसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं, डिग्री मिल जाती है। अध्ययन का कहाँ पता है, ज्ञान का कहाँ पता है, अनुभव का कहाँ पता है, कुछ भी नहीं है। तो वही छात्र जो 12वीं कक्षा तक एक साथ थे, एक एमबीबीएस में चला गया, वो पूरा दिन, पूरे 4 साढ़े 4 बरस पढ़ाई में लगा रहता है, और हमारा छात्र बिल्कुल कुछ नहीं करता, ना ही पढ़ाई करता है, ना ही किसी के पास सीखने के लिए जाता है, कुछ भी नहीं होता, मूल ग्रंथों को समझता ही नहीं है। तो ये कैसी नौबत आएगी, कैसे वैद्य बनेंगे इससे, इस प्रकार से। तो इसलिए चाहिए हमें कि मूल ग्रंथों से जुड़ जाए। मूल ग्रंथों से अगर इस प्रकार से जुड़ जाएंगे तो पता चलेगा कि काफी हमारे यहाँ ज्ञान है। समझने की बातें बहुत सारी है इस प्रकार से, और उसको हम भली भांति समझ पाएंगे तो प्रैक्टिस हम अच्छी तरीके से कर सकेंगे, रिजल्ट्स अच्छे दे सकेंगे। और फिर बीमार लोगों की तो कमी है ही नहीं, पूरे विश्व भर में बीमार लोग पड़े हैं, और एलोपैथी में कुछ न होने वाले बहुत सारे लोग हैं। वो देख रहे हैं कि कोई आकर उनके लिए अच्छी तरीके से ट्रीट करे, उनको उनको ठीक करे इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो ये बड़ा फायदा होगा। अब मैं देखता हूँ, अब कल ही मीटिंग है हमारी, और उसके बाद में क्या क्या होता है देखेंगे। एवं वादेनं भगवन्तम् आत्रेयम् अग्निवेश उवाच श्रुतमेतद् यदुक्तं भगवता शरीराधिकारे वचः किन्नु खलु गर्भस्य अंगं पूर्वम् अभिनिर्वर्तते कुक्षौ कुतो मुखः कथं चान्तर्गतस्तिष्ठति किम् आहारश्च वर्तयति कथं भूतश्च निष्क्रामति कैश्च अयम् आहारोपचारे जातः सद्यो हन्यते कैः अव्याधिः अभिवर्धते किंचास्य देवादि प्रकोप निमित्ता विकारा संभवन्ति आहोस्वित् न किंचास्य काला काल मृत्वो मृत्वोर्भावा भावयोः वो भगवान अध्यवस्यति किंचास्य परमायुः कानिचास्य परमायुषो निमित्तानि इति। तो एक स्टाइल है अग्निवेश की, बहुत सारे सवाल एक ही बार में पूछ लेता है। और आत्रेय भी सवाल देते हैं, सभी सवालों का जिस क्रम से पूछा गया उसी क्रम से उत्तर देते हैं। ये भी एक ॲलोपॅथी आहे। सध्या ॲलोपॅथीचे पण समांतर विषय अभ्यासक्रमात आहेत, त्यामुळे
आकलनात खूप विचका होतो व विद्यार्थी मॉडर्न विषय समजून घेण्यातच प्रवृत्त होतात व आयुर्वेदिक विषय पुरतेच अभ्यास करतात. ये तो सही है. पंडित शिव शर्मा ने जब सीसीआईएम की स्थापना की तो वो चाहते थे कि इक्विवेलेंस मिले आयुर्वेद को, बीएमएस कोर्स को इक्विवेलेंस, एमबीबीएस इक्विवेलेंस मिले. तो अब इक्विवेलेंस का एक तरीका होता है कि जिस प्रकार से एलोपैथी में सब्जेक्ट है उसी प्रकार से आयुर्वेद में अगर है, जितना उसका कालावधि है उतना ही उसका कालावधि वगैरह हो, तो बता सकते हैं कि ये दोनों समांतर इस प्रकार के हैं, तो इक्विवेलेंस इसको दे दो और आयुर्वेद के छात्रों को भी समकक्ष माना जाए. उस दृष्टि से उन्होंने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वगैरह से लेकर ये शारीर वगैरह की रचना हमारे अभ्यासक्रम की. उनका उद्देश्य अच्छा था, उसमें संदेह नहीं है. लेकिन इससे हुआ ऐसे कि मूल ग्रंथ चले गए इसलिए अष्टांग हृदय और चरक संहिता रखी. लेकिन उसका भी प्रचलन नहीं रहा. और फिर छात्र जो तैयार होने लगे वो केवल क्रमिक पुस्तकों के आधार पर तैयार होने लगे. और क्रमिक पुस्तक उतने प्रामाणिक है ही नहीं, ये भी बात है. जो अध्यापक पुस्तक लिखते हैं, किताब लिखते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि उनके विषयांश सभी के सभी ग्रंथों से इकट्ठा करे, उसके ऊपर उनका विमर्श वगैरह बताए इस प्रकार से. लेकिन एक तो अध्यापक प्रैक्टिस करने वाले ही नहीं थे. बहुत सारे अध्यापक जो है केवल पुस्तक की विद्या को प्रकट करने वाले इस प्रकार से है. और वो भी पुस्तक क्रमिक पुस्तक की विद्या इसी प्रकार की है, मूल ग्रंथों से कोई संबंध नहीं है. और अध्यापक ही खुद मूल ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हैं तो छात्रों की क्या कथा इस प्रकार से. तो इसी को देखकर सलोटकर सर ने ये शुरुआत की कि मूल ग्रंथ सिखाए, टीकाएं सिखाए, पढ़ने के लिए सिखाए, इस प्रकार से कंठस्थीकरण करे, शुद्ध कंठस्थीकरण हो, इस प्रकार से कुछ प्रयास करे. और तभी हम जैसे छात्र निर्माण हुए उनकी परंपरा के अनुसार. अब हम परंपरा को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये काफी लंबा मामला इस प्रकार का है, इसमें काफी परिश्रम है. और वो करने के लिए छात्रों की तैयारी नहीं है, क्योंकि उनको कुछ मालूम ही नहीं है क्या होता है इस प्रकार से, आयुर्वेद क्या है ये मालूम ही नहीं है. तो धीरे धीरे इसमें बदलाव आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं आ रहा. लेकिन जिस तेजी से हमें आगे बढ़ना है वो नहीं हो रहा, इसलिए टेक्नॉलॉजी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, ये बेहतर इस प्रकार करें. आयुर्वेदला नावं ठेवणाऱ्या ॲलोपॅथिक पेक्षा आयुर्वेदिक लोक जास्त आहेत, है ना. और उसका मूल कारण है उन्होंने कभी आयुर्वेद को समझा ही नहीं. उनको पता ही नहीं चला आयुर्वेद क्या है इस प्रकार से. और फिर जो वो समझते हैं वो आयुर्वेद है ऐसा मानकर वो उपवास करते हैं इस प्रकार से. तो मेरा ये भी एक मकसद है कि उन लोगों को आयुर्वेद से जुड़ा दिया जाए जो एलोपैथी की प्रैक्टिस करके बीएमएस होकर भी इस प्रकार से. उनकी भी समस्या है, उनको हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो शायद उसके लिए कुछ हल निकलेगा इस प्रकार से. लेकिन ये शिक्षा पद्धति का दोष है. लेकिन जब मैं अध्यापक बन गया कॉलेज में, तो मैंने ये सोच लिया कि मुझे ज्ञान नहीं मिला, ये बात नहीं होनी चाहिए. मुझे जो ज्ञान है, अनुभव है, मैं शेयर करता रहूंगा और पढ़ाते समय छात्रों तक बांटता रहूंगा. कोलटकर सर भी वैसे ही करते थे. तो शुरुआत तो होनी चाहिए कहीं ना कहीं इस प्रकार से, तो शायद आगे इस प्रकार की बात बनेगी. ठीक है, कल आगे बहस करेंगे.
आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम् ओम शांति शांति शांती. आता जे BMS असून मॉडर्न प्रॅक्टिस करतात ते फक्त फॉर्म्युला प्रॅक्टिस करायला आयुर्वेद वापरतात. शुरुआत तो कहीं होनी चाहिए. कम से कम अगर ऐसा होता है कि हमारे पास मरीज भेजना आरंभ करते हैं जिसमें वो कुछ नहीं कर पाते तो भी ठीक है. वो एलोपैथी के डॉक्टर्स के पास भेजते हैं, वो सुपर स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं और वो फिर हमारे पास आते हैं. ये श्रृंखला ब्रेक हो जाए तो शायद बात इस प्रकार की बनेगी. तो ठीक है, विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः.